हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के थॉट ऑफ द डे है कि जितना आप पाना चाहते हैं उसके लिए जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखें तभी आपको उतना प्राप्त होगा जीतने के लिए आप हकदार हैं। तो जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक आप देना सीखें तभी आपको वो चीज़ मिलेगी और जिससे आपका हक होगा वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आज का टॉपिक है लंग एब्सिस। लंग एब्सिस क्या होता है, लंग एब्सिस के बारे में पढ़ेंगे। एमएसएन का टॉपिक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है लंग एब्सिस। ठीक है, लंग एब्सिस क्या होता है? तो लंग्स कहाँ होते हैं? फेफड़े, फुफ्फुस जो है लंग्स है। तो ये अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह दो लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर कोई एब्सिस का बन जाना लंग एब्सिस कहलाता है। ठीक है, लंग्स के अंदर कोई एब्सिस का बन जाना लंग एब्सिस कहलाता है। तो पहला है लंग एब्सिस इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए पस क्या हो जाती है? फील हो जाती है। पस क्या हो गया? फील हो जाए। तो एक कंडीशन है, लंग एब्सिस एक कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है इन विच देयर इज ए पस फील इन कैविटी सराउंडिंग बाय इन्फ्लामेटरी टिश्यू। कहाँ पे हो जाती है? कैविटी के अंदर जो गुहा है लंग्स की उसके अंदर इन्फ्लामेटरी टिश्यू इन द लंग्स के इन्फ्लामेटरी लंग्स के टिश्यू के अंदर, ऊतक के अंदर, टिश्यू का मतलब हो गया ऊतक। ठीक है, ऊतक, कैविटी मतलब ग्राव, गुहा, लंग्स की जो गुहा है गुहा, सराउंडिंग मतलब उसके चारों तरफ, इन्फ्लामेटरी टिश्यू इन द लंग्स, वहां पे पस फील हो जाती है। रस्सी पस जो होती है वो फील हो जाए तो वो क्या कहलाता है? लंग एब्सिस कहलाता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में क्या हो जाती है? इन्फ्लामेटरी टिश्यू के साथ साथ में पस भी भर जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी टिश्यू के साथ में पस भी भर जाती है। इट इज एन इन्फेक्शियस दैट अकर फ्रॉम ब्रीदिंग। ये क्या है? इट इज एन इन्फेक्शन, ये संक्रमण दैट अकर फ्रॉम ब्रीदिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से। दैट रिसाइड इन माउथ एंड थ्रोट इनटू द लंग्स। ये कैसे चले जाते हैं? माउथ से और लंग्स के द्वारा बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह और गले से फेफड़ों में रहते हैं और वो सांस लेने वाले बैक्टीरिया से होता है। ये कैसे बैक्टीरिया से होता है? सांस लेने वाले बैक्टीरिया जो है, जीवाणु है, उसके द्वारा हो जाता है, जो कि कहाँ रहते हैं? मुंह में रहते हैं, गले में रहते हैं। थ्रोट मतलब गला, गले में रहते हैं, मुंह में रहते हैं, उसके बाद में है इसके टाइप। इसके टाइप क्या होते हैं? तो इसके टाइप पढ़ते हैं। इसके टाइप क्या होते हैं? टाइप है प्राइमरी लंग एब्सिस और सेकेंडरी लंग एब्सिस। दो टाइप के होते हैं। कितने? दो टाइप प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी, पहला प्रकार है आपका प्राइमरी लंग एब्सिस। तो इट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिजीज दैट अफेक्ट द लंग्स। ये कैसे डेवलप होता है? तो
तो ये डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द डिजीज, डिजीज के कारण, ये बीमारी के कारण, ये डिजीज के कारण क्या होता है, ये बीमारी हो सकती है। ये कोई भी डिजीज हो गई, लंग्स की डिजीज हो गई, लंग्स से अफेक्ट हो गई, तो उसके कारण वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद में सेकेंडरी लंग एब्सिस, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकेंडरी लंग एब्सिस इट अगर व्हेन द बैक्टीरिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रेवल इनटू द लंग्स। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो दूसरे अदर पार्ट से ट्रेवल करके, वहाँ से आकर बॉडी के दूसरे पार्ट में से ट्रेवल करके लंग्स में आ जाते हैं, लंग्स में आ जाते हैं, फेफड़ों में आ जाते हैं, बाय ब्रीदिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, या तो सांस लेने के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा, या फिर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के द्वारा, ठीक है, या रक्त के द्वारा, या फिर श्वसन के द्वारा, श्वसन के द्वारा यानी ब्रीदिंग के द्वारा ये क्या आ जाते हैं, ये लंग्स में आ जाते हैं। और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी सच विद पेनेट्रिंग ट्रॉमा, या फिर क्या किसके द्वारा भी आ सकते हैं, कोई पेनेट्रिंग ट्रॉमा हो गया, मतलब कुछ चुभ गया आउटसाइड से, जैसे चाकू का चुभ जाना, ठीक है, चाकू चुभ जाता है, चाकू, या और कुछ इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से कोई पेनेट्रिंग ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से भी ये जो सेकेंडरी लंग एब्सिस हो सकता है। फर्स्ट तो कोई डिजीज की वजह से हो गया, जैसे फर्स्ट कोई डिजीज है, जैसे कोई टीबी डिजीज हो गई है, या फिर कोई लंग इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया है, या और सीओपीडी की डिजीज है, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन सेकंड जो है वो भी क्या है, बॉडी के दूसरे पार्ट से कोई बैक्टीरिया ट्रेवल करके लंग्स में आ जाता है, ब्रीदिंग या ब्लड के थ्रू आ जाता है, और पेनेट्रिंग ट्रॉमा के द्वारा हो सकता है, वो सेकेंडरी लंग एब्सिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके कारण क्या है, किस कारण से यह हो सकता है, किस कारण से यह हो सकता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है क्या है, कारण, तो कारण है प्राइमरी लंग एब्सिस। प्राइमरी लंग एब्सिस के क्या कारण है, प्राइमरी लंग एब्सिस के कारण है निमोनिया। निमोनिया ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी लंग एब्सिस का जो कारण है, जो मैंने बताया था, कोई भी बीमारी के कारण ये हो सकता है। तो पहली जो बीमारी है वो है निमोनिया के कारण। तो लंग एब्सिस कैन बी डेवलप, निमोनिया के कारण क्या बन सकता है, लंग एब्सिस बन सकता है, कैन बी डेवलप फ्रॉम एनी टाइप ऑफ निमोनिया, कोई भी निमोनिया हो तो उसकी वजह से लंग एब्सिस बन सकता है। बट द पर्टिकुलरली एस्पायरेशन निमोनिया, अगर पहले तो कोई भी निमोनिया हो तो लंग एब्सिस बन सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली एस्पायरेशन निमोनिया स्पेशली इफ डायग्नोस और ट्रीटमेंट आर डिले, अगर एस्पायरेशन निमोनिया को डायग्नोस नहीं किया गया टाइम पे डायग्नोस नहीं किया गया, या उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो उसकी वजह से प्राइमरी लंग एब्सिस हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्राइमरी लंग एब्सिस हो सकता है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी लंग्स का कारण। उसके बाद में इसका सेकंड कारण है प्राइमरी लंग्स का, ये तो था फर्स्ट कारण निमोनिया का, सेकंड है ट्यूमर्स, ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। सेकंड जो कारण है, सॉरी ट्यूमर्स, ट्यूमर, कोई गांठ हो गई, कोई गांठ हो गई है, ट्यूमर हो गया है, कोई गांठ हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ट्यूमर और गांठ क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है, रुकावट ला देती है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हो गया रुकावट लाना ऑफ द एयरवे ड्यू टू ट्यूमर फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन निमोनिया। ट्यूमर क्या करेगी, कोई भी गांठ हो जाएगी तो उसकी वजह से एयरवे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एयरवे में रुकावट आ जाएगी, जिसके कारण निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया होने के कारण फिर लंग एब्सिस हो सकता है। तो पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया विच लीड द एब्सिस, और इसके कारण क्या हो सकता है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया हो सकता है, और उसके कारण भी लंग एब्सिस हो सकता है, विच लीड द एब्सिस, और उसकी वजह से लंग एब्सिस हो जाएगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा इसका कारण जो है वो है अंडरलाइंग लंग डिजीज, कोई लंग डिजीज हो गई, अंडरलाइंग लंग डिजीज, तो वो तीसरा कारण है अंडरलाइंग लंग डिजीज, लंग एब्सिस
कैन बी कॉज बाय द ब्रोंकिएटाइटिस। ब्रोंकिएटाइटिस हो गया, ब्रोंकिएटाइटिस हो गया मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो ब्रोंकिएटाइटिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया लंग्स में अंदर तो हो सकता है। लंग्स कंट्यूजन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। इन्फेक्टेड इन्फ्लक्स हो गए तो उसके कारण हो सकता है। ये कुछ अंडरलाइंग डिजीज है उनके कारण हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनिटी सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण भी ये हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम की डेफिशिएंसी हो गई तो लंग एब्सिस वगैरह हो सकता है। तो बोथ रीजन हो सकते हैं, दोनों रीजन हो सकते हैं। कंजेनाइटल यानी जन्मजात हो सकता है या फिर एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, जो HIV एड्स की डिजीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज सच एज HIV एड्स, ठीक है। HIV एड्स, HIV और एड्स, तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इनके कारण हो सकता है। कीमोथेरेपी के कारण हो सकता है, कीमोथेरेपी के कारण हो सकता है। उसके बाद में ये इन कारण क्या हो सकता है? लंग एब्सिस हो सकता है। तो एड्स की फुल फॉर्म हो गई एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो गया। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इनकी वजह से ये लंग एब्सिस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब है सेकेंडरी लंग एब्सिस। ये तो हो गया फर्स्ट जो लंग एब्सिस है उसके कारण। जो प्राइमरी लंग एब्सिस है उसके क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। अब है आपके सेकेंडरी जो है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सेकेंडरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वो है पहला इन्फेक्टेड मटेरियल एस्पिरेशन, इंफेक्शियस मटेरियल एस्पिरेशन फ्रॉम द माउथ एंड अपर एयरवे। पहला कारण क्या हो गया इसका? अगर इन्फेक्टेड मटेरियल, कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल एस्पिरेट कर लिया यानी कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल लंग्स में चला गया, एस्पिरेट कर लिया, जब कोई खाते हैं तो उसके द्वारा लंग्स में चला जाए तो उसके कारण, एस्पिरेशन के कारण बाय माउथ या तो मुंह के द्वारा कुछ खाने के द्वारा या फिर अपर एयरवे के द्वारा। ये जो अपर एयरवे है लंग्स, अपर एयरवे में कौन कौन से आते हैं? फेरिंग, लैरिंक्स, ट्रेकिया वगैरह ना। तो ये अपर एयरवे के द्वारा भी इन्फेक्शियस मटेरियल लंग्स में चला गया तो उसके कारण हो सकता है। दूसरा रीजन हो गया सेप्टिक एम्बोलाई। सेप्टिक एम्बोलाई का एक रीजन हो सकता है। तो ये रीजन फ्रॉम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कारण एन इन्फेक्टेड हार्ट वाल, जो इन्फेक्टेड हार्ट वाल डिजीज है, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, जो हार्ट की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, वो एक रीजन हो सकता है। ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट सच एज ट्राइस्पिड वाल्व की कोई डिजीज हो जाए, राइट साइड हार्ट डिजीज हो जाए तो राइट साइड से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, तो उसकी वजह से हो सकती है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट सच एज वाल्व, ट्राइस्पिड वाल्व के उधर एन इन्फेक्टेड सेंट्रल कैथेड्रल, कोई भी सेंट्रल कैथेड्रल डाला है उससे इन्फेक्शन हो गया। सेंट्रल कैथेड्रल कहाँ डालते हैं? जुगुलर वेन में डालते हैं, वो किधर जाता है? तो सुपीरियर वेना कोवा के द्वारा, राइट सुपीरियर वेना कोवा वगैरह में जाता है ना। तो उसके द्वारा वो किस में जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा और वो फिर वो लंग्स में चला जाएगा। IV ड्रग्स यूज, और कोई भी ड्रग्स जो जाती है वो भी राइट एट्रियम के थ्रू लंग्स में जाती है तो उसके कारण हो सकता है
इन्फेक्शन टू मूव द ब्लड स्ट्रीम, और वो क्या है, ब्लड के द्वारा लंग्स में जा सकता है, उसकी वजह से लंग एब्सिस बन सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लंग एब्सिस बन सकता है, वो एक रीजन हो गया सेप्टिक एम्बोलाई। उसके बाद में पेनेट्रेशन थर्ड हो गया। इसका जो तीसरा रीजन है वो है पेनेट्रेशन। इन्फेक्शन कैन बी पेनेट्रेट थ्रू द लंग्स फ्रॉम सराउंडिंग एरिया सच एज इसोफेगस, इसोफेगस के द्वारा जा सकता है। ब्रोंको इसोफेजियल फिस्टुला, अगर ब्रोंक जो इसोफेजल है ना, ये जो इसोफेगस होती है जहाँ पे क्या है, स्टोमक में जाता है खाना इसोफेगस के द्वारा, और ये इसोफेगस और ये लंग्स के बीच में फिस्टुला बन गया, जो ट्रेकिया है इसके बीच में फिस्टुला बन गया, तो इसका जो कुछ मटेरियल है वो क्या कहाँ जाने लग जाएगा, लंग्स में जाने लग जाएगा। तो उसका एक रीजन हो सकता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि ब्रोंकियो इसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है। ब्रोंकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जो इसोफेगस है वो ब्रोंकिया से मिल जाए या ट्रेकिया से मिल जाए, तो वहाँ पे एक फिस्टुला बन सकता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, वो एक रीजन हो गया। ए मेडिसिनल इन्फेक्शन और डायफ्राम एब्सिस, तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है साइन सिम्टम। साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे इस डिजीज में, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। तो ए प्रोडक्टिव कफ इज द मोस्ट विजिबल सिम्टम इन द लंग एब्सिस। सबसे पहले क्या सिम्टम आएगा, लक्षण जो क्या आएगा इसके अंदर, प्रोडक्टिव कफ आएगा। प्रोडक्टिव कफ, खांसी आएगी, इज द मोस्ट विजिबल सिम्टम ऑफ द लंग एब्सिस। लंग एब्सिस के अंदर प्रोडक्टिव कफ इज द मोस्ट विजिबल सिम्टम है। ये क्या है, मोस्ट विजिबल सिम्टम है। कफ इट अप द कंटेंट में बी रेड एंड पस लाइक। इसमें क्या आता है, कफ के साथ में क्या आता है, रेड और पस लाइक हैव हॉरिबल ओडर्स। ठीक है, कफ के साथ में जो है आपका रेड कलर ब्लड आ सकता है, पस आ सकती है, इज हॉरिबल ओडर, और जो ओडर है मतलब जो स्मेल है वो भी हॉरिबल रहेगी, भयानक गंध हो सकती है। ठीक है, एक हॉरिबल ओडर मतलब बदबूदार गंध आ सकती है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में बेड बर्थ, जो मतलब सांस शोषण है उसमें गंदी स्मेल आएगी, बेड बर्थ होगा। ठीक है, ब्रीदिंग में स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। सांसों में क्या आएगी, दुर्गंध आएगी। उसके बाद में पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, बुखार कितना, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में 38.3 सेंटीग्रेड, और हायर भी हो सकता है उसे। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, सीने में दर्द होगा, डिप्सिया होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई। डिप्सिया मतलब सांस लेने में कठिनाई होना। उसके बाद में एक्सेसिव स्वेटिंग, ये पसीना ज़्यादा होगा, से स्वेटिंग ज़्यादा होगी, और नाइट में कब होगी, नाइट में, रात में ज़्यादा पसीना आएगा। वेट लॉस होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस वजन कम होगा। वजन कम हो जाएगा, पेशेंट का वेट लॉस होगा, वजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैटिक मतलब थकान, पेशेंट को थकान देखने को मिलेगी। वेट लॉस होगा, थकान देखने को मिलेगी, डिप्सिया होगा, ये कुछ सिम्टम नजर आएंगे। उसके बाद में है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से पहले डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। डायग्नोसिस, इसका भी डायग्नोसिस क्या होगा,
तो इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस क्या होगा? इसका डायग्नोसिस क्या होगा? सबसे पहले होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा बाय डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन वगैरह साउंड सुनेंगे उसके लंग्स की, उससे कुछ पता लगा सकते हैं, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं, उसके सिम्टम जो है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सरे के द्वारा, नेक्स्ट है सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं, ब्लड टेस्ट के द्वारा, जिसमें सीबीसी टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाएंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी वगैरह देखेंगे, सीबीसी में भी डब्ल्यूबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी की संख्या वगैरह देखेंगे। तो ये कुछ टेस्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। एक टेस्ट और कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस करने के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? लंग्स में एक ब्रोंकोस्कोप होता है, जिसको डालकर हम ब्रोंक्यूल्स वगैरह लंग्स को अंदर से विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। जो स्क्रीन पे दिखेगा, टीवी के स्क्रीन की जैसे स्क्रीन रहती है, उसके ऊपर क्या होगा, ये दिखाई देगा कि वहाँ पे कोई पस वगैरह कुछ सिक्रेशन तो नहीं है, ये कुछ है तो नहीं। तो ये ब्रोंकोस्कोपी यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तो ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो एंटीबायोटिक देंगे सबसे पहले। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हमेशा एंटीबायोटिक देते हैं। शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड अप टू 2 to 4 मंथ। कब तक देते हैं? 2 से 4 महीने तक कितना देते हैं? एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं 2 से 4 मंथ तक। एज वेल प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी 2 से 4 मंथ तक इससे एंटीबायोटिक दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद में जो है नेक्स्ट, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कम पेनिसिलिन हैज बीन रेजिस्टेंट व्हेन मेडिकेशन ऑफ द चूज। तो इसके अंदर कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन है ना, एमॉक्सिक्लेव, ये जो है पेनिसिलिन की ही ड्रग्स है। अगर इनसे एलर्जी हो तो दूसरी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में क्लिंडामाइसिन हैज बीन फाउंड टू सुपीरियर टू द पेनिसिलिन एंड नाउ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर द एनारोबिक लंग्स इन्फेक्शन। और क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं? क्लिंडामाइसिन वगैरह दे सकते हैं अगर हैज बीन फाउंड टू बी सुपीरियर टू द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से ऊपर कौन सी है?
क्लिंडामाइसिन माना गया है। पेनिसिलिन से भी अच्छी जो ड्रग्स है, अगर पेनिसिलिन से अच्छी ड्रग्स देनी है तो क्लिंडामाइसिन माना गया है। हाल ही रिसर्च के अंदर पाया गया है कि ये उससे भी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट, ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी के द्वारा कैसे किया जाता है? ड्रेनेज के द्वारा किया जाता है। सर्जरी में ड्रेनेज किया जाता है, तो इसमें ट्यूब डाल के जो एब्सिस हो गया वहाँ पे सिक्रेशन वगैरह जमा हो गया तो उसे निकाला जाता है। इफ द एब्सिस इज द 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर और उससे बड़ा हो गया, लार्जर देन डायमीटर, 6 से या तो 6 सेंटीमीटर का एब्सिस हो गया, ठीक है, या तो 6 सेंटीमीटर का हो गया या उससे बड़ा हो गया, तो ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड, तभी इसकी ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट लगती है, तभी इसकी ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट लगती है। एज द डॉक्टर पुट्स द ड्रेन थ्रू द चेस्ट वाल, चेस्ट वाल के थ्रू एक ड्रेन डाली जाती है जिससे उसको पस वगैरह को निकाला जाता है। ठीक है, चेस्ट वाल के द्वारा इनटू द एब्सिस, ही एंड सी विल यूज ए सीटी स्कैन फॉर गाइडेंस, गाइडेंस के लिए सीटी स्कैन का यूज करते हैं। सीटी स्कैन का होगा, सीटी गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं, मतलब सीटी स्कैन के द्वारा आप देख के फिर वो ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं जिससे वो ड्रेन होके जो पस वगैरह सिक्रेशन है वो बाहर निकलता जाएगा, तो सीटी गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं। और वो कब करते हैं? जब 6 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई हो तब ये किया जाता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर या उससे बड़ी हो गई हो। दूसरी जो सर्जरी है, तो सर्जरी ऑल्दो आर अनकॉमन, सम पेशेंट हैज रिक्वायर्ड सर्जरी फॉर रिमूविंग द एब्सिस सेक्शन ऑफ द लंग्स to get rid of the infection, to entire lung may be need to remove, कभी कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरा लंग्स ही रिमूव कर देते हैं, एंटायर लंग इज रिमूव, तो उसमें एंटायर लंग मतलब पूरा लंग ही रिमूव कर देते हैं अगर ज़्यादा हो गया तो। ए फोर्सिंग ऑब्जेक्ट कैन बी आल्सो रिमूव इन सर्जरी, और कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो भी उससे सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स शुड बी प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक एंड आईवी ट्रीटमेंट, मॉनिटर द साइड ऑफ इफेक्ट। तो नर्स को क्या करना है? जो प्रेस्क्राइब की हुई एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर ने जो लिखी है वो एंटीबायोटिक्स क्या है देनी है, और आईवी ट्रीटमेंट देना है। आईवी के द्वारा एंटीबायोटिक और आईवी दे सकते हैं, टैबलेट के रूप में ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, ओरली भी दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, तो जैसे एडवाइस किए वैसे देनी है। सी शुड बी, और उसके साइड इफेक्ट को भी मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट को साइड इफेक्ट तो नहीं है। सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बी अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू द मेडिकेशन फॉर द प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन बिकॉज द नीड, तो जो सी शुड बी इंस्ट्रक्ट, उसे इंस्ट्रक्ट करना है, पेशेंट को अवेयर करना है किसके बारे में? ड्रग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पेशेंट को क्या करना है? अवेयर करना है कि ड्रग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे आप ठीक हो जाओगे, इसके लिए अवेयर करना है। और ड्यूरेशन वगैरह के बारे में भी बताना है। फॉर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी, और लंबे टाइम तक जो एंटीबायोटिक थेरेपी चलने वाली है उसके बारे में बताना है कि अगर आप इतने लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक लोगे तभी आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हो, नहीं तो आपको वापस हो जाएगा। तो ये सब कुछ बताना है। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट के बारे में भी बताना है। ठीक है, अवेयर करना है। मस्ट हैव कम्युनिकेट टू द हेल्थ केयर टीम, और जो हेल्थ केयर टीम है उससे भी कम्युनिकेट करना, उससे भी बातचीत करनी है। शी शुड बी परफॉर्म द चेस्ट फिजियोथेरेपी, प्रोवाइड ड्रेनेज एंड एक्सेस, पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है, जो चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है। इसमें फिजियोथेरेपी देने वाले डॉक्टर भी रहते हैं, वो भी दे सकते हैं, वो नर्सिंग स्टाफ भी दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपको, सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना है कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, जिससे क्या होगी, वो लंग्स वगैरह अच्छे से एक्सपेल हो जाएंगे और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। कफिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कफिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से लंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है। और एक्सपेंडिंग ऑफ द लंग्स, जो उसे लंग्स के एक्सपेंड होने में हेल्प मिलती है। यही तो बताया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कफिंग एक्सरसाइज करने से लंग्स के एक्सपेल होने में हेल्प मिलती है, इसके लिए ये एक्सरसाइज करवानी चाहिए। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू द वे ऑफ कफ इफेक्टिवली
way of cough effectively as well effectiveness of the chest physiotherapy and postural drainage disease of process। तो पेशेंट को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वे ऑफ कफिंग इफेक्टिवली, कफिंग जो खांसी है वो इफेक्टिवली करनी है, एज वेल इफेक्टिवनेस ऑफ द चेस्ट फिजियोथेरेपी, इससे क्या चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है, पोस्टुरल जो ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज जमा हो गया है ना, वो जो ड्रेनेज है जो जमा हो गया था ड्रेनेज वो बाहर निकल जाएगा, पोस्टुरल जो ड्रेनेज है इनटू द डिजीज प्रोसेस, तो उससे क्या होगी रिलीफ मिलेगा, जिससे चेस्ट फिजियोथेरेपी भी हो जाएगी। सी शुड बी एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है तो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी चाहिए, अगर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, O2 कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उसे आवश्यकता के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन दे देनी चाहिए। सी शुड बी इंकरेज द पेशेंट टू एक्सपेंशन मूवमेंट, उसे मूवमेंट लंग एक्सपेंशन मूवमेंट के लिए भी इंकरेज करना चाहिए। सी शुड बी मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन, और पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते रहना चाहिए, पेशेंट के जो वाइटल साइंस है TPR एंड BP चेक करते रहना चाहिए। सी शुड बी मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, और पेशेंट के जो इनटेक आउटपुट चार्ट है, कितना पानी पिया है और कितना यूरिन निकाला है, ये सब अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। ओरल इनटेक और आउटपुट इसका मॉनिटर अच्छे से करना चाहिए। सी शुड बी मेंटेन पेशेंट हेल्थ टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है। सी शुड बी प्रोवाइड ओरल केयर, पेशेंट को ओरल केयर के लिए एडवाइस करना है कि वो ओरल केयर अच्छे से रखे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन रखे, ये इसका भी पेशेंट को बताना है। सी शुड बी अवॉइड टू ओवर एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए भी मना करना है पेशेंट को, ओवर एक्सक्रेशन अवॉइड एक्सरसाइज नहीं है, अवॉइड ओवर एक्सक्रेशन एंड प्रोबल सिम्टम ऑफ वर्सनिंग, ओवर एक्सक्रेशन से बचना है। ये ओवर एक्सक्रेशन है, ये मतलब एक्सरसाइज से ही है, यहाँ पे जो मतलब है वो एक्सरसाइज से ही है, एक्सरसाइज जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह से बचना है, ओवर एक्सक्रेशन ओवर एक्सरसाइज है, ये ओवर एक्सरसाइज ही है, ओवर एक्सरसाइज वगैरह से बचना है, और उससे क्या वर्सनिंग सिम्टम वर्स हो सकते हैं। सी शुड बी लुक द चेस्ट ट्यूब इंसर्ट साइड एंड ड्रेनेज, और जो चेस्ट ट्यूब डाली हुई है ड्रेनेज के लिए अगर चेस्ट ट्यूब डाली है तो उसका भी ध्यान रखना है अच्छे से। चेस्ट ट्यूब डाली है, जो इंसर्जन टेस्ट ड्रेनेज निकालने के लिए चेस्ट ट्यूब डाली है, तो उसका ध्यान रखना है। एज वेल अमाउंट ऑफ कलर एंड द ड्रेनेज, कैसा उसका कलर आ रहा है, जो ड्रेनेज निकल रहा है, उसका कलर कैसा है, कलर ज़्यादा रेड तो नहीं है, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सी शुड बी प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है जिससे डिप्रेशन में ना जाए पेशेंट। सी शुड बी टेक द पेशेंट कम ऑफ रूटीन चेकअप, और पेशेंट को रूटीन चेकअप के लिए बुलाना है, पेशेंट को जो है रूटीन उसका चेकअप करना है। सी शुड बी फैसिलिटेट रेस्ट हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, उसे पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है और हाई कैलोरी डाइट देनी है। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, और फ्लूइड इंटेक को क्या करना है, बढ़ाना है, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा पिए, टू रिकवरी में जो क्या करती है हेल्प मिलती है। तो ये आप उसको नर्सिंग एडवाइस दे सकते हो, ये सब नर्सिंग एडवाइस दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।